क्लास 8th आपके लिए मैं एक नया चैप्टर जो पहले ही शुरू कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका है और आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपके सामने रखने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको काम दिया जाएगा करने के लिए आपको उसे पूरा करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस हमने क्या क्या नॉलेज ली थी रिसोर्सेज चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन लिया था रिसोर्सेज का कि हमें कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर अर्थ जो है वो हमारे लिए लाइफ सपोर्ट की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे लाइक वाटर, लैंड, एयर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रास, ये सब हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है एज अ रॉ फॉर्म में। ठीक है, जिसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, यूज़फुल और वैल्यूएबल चीज़ों में कन्वर्ट करता है अपने टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स लगाकर। ठीक है, और यही जो हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करता है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक रिसोर्सेज का मीनिंग समझा था कि दैट रॉ मटेरियल दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नॉन एज रिसोर्सेज। इसे हम टर्न कर सकते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट में जिसके उसकी रियल वैल्यू और यूटिलिटी पता चलती है। ठीक है, यूजिंग थ्रू द स्किल ऑफ मैन एंड वेरियस टेक्नोलॉजी। इसके लिए मैंने आपको वुड का एग्जांपल दिया था कि वुड एक नेचुरल फॉर्म है लेकिन हम उसे यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैल्यूएबल चीज़ में मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू फर्नीचर, विंडोज़, डोर एक्सेट्रा। जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर भी है, वो भी रॉ स्टेट में हमारे लिए मच यूज़फुल नहीं होता है, हम उसे जब तक ऑर्नामेंट्स जैसी चीज़ों में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही मॉडिफाई होती हैं। ठीक है, फिर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज जाना कि ये हाईली बेनिफिशियल हो चुके हैं हमारे लिए और इसके लिए ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, अर्लियर टाइम में क्या होता था, प्रिमिटिव मैन के लो लेवल पर लाइफ सस्टेन हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ह्यूमन बीइंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना चाहता है। ठीक है, कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद चार्ट के थ्रू हमने ये भी देखा था कि रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज तो पढ़ लिए, सन हो गया, लैंड हो गया, वाटर, कोल, आयरन और मिनरल ऑयल, ये सब हमने देख लिया था। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी स्टार्ट कर चुके थे हम, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग, पार्क्स। ठीक है, आज हमें ह्यूमन रिसोर्सेज से अपना जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करना है। ये पार्ट हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के हमने सारे सब पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी के को पढ़ा था, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी पीपल स्टडीड अबाउट यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट में हमने थोड़ा सा कंटेंट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का भी पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें ह्यूमन ने क्या किया है, रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिस एक्सेट्रास बनाकर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की नीड होती है। ठीक है ना, स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, इंटेलिजेंसी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको पूरे तरीके से कवर अप करती हैं। ठीक है ना, तो आज जो हमें अपना पार्ट शुरू करना है आज के ऑनलाइन क्लास का, वीडियो क्लास का, तो उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ना है। और डू यू नो का एक फैक्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स में बना हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में कि ये चीज़ क्या है, हम इसको भी सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं, इकोनॉमिक वैल्यू, लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू। ठीक है, फिर हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, उनको केयरफुली कैसे यूज़ करना चाहिए हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने आपको प्रीवियस सारा रिलेट करा दिया है। आई होप कि अब आपको आज के पार्ट सेकंड को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें एक रूल के हिसाब से या एक पॉलिसी बनाकर या प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू हमें किसी चीज़ को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमें उसको मैनेज करना है, हमें उसका मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट हम किस चीज़ का करते हैं? मैनेजमेंट हम उस चीज़ का करते हैं जो हमारे पास पर्याप्त नहीं होता है, जो हमारे पास सफिशेंट नहीं होता है, हम उसी का ही मैनेजमेंट करते हैं, उसी को मैनेज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आई मेंशन कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें उन्हें केयरफुली यूज़ करना है, अदर देन आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में आखिर क्या कहा गया है। सो अराउंड द वर्ल्ड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज टेकिंग प्लेस ऑन एन अलार्मिंग पेस। कि नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है, डिप्लीट मतलब उसे ख़त्म किया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है, उसे कम किया जा रहा है। और अब ये कौन सी जगह ले चुका है? अलार्मिंग, यानी कि अब खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अब डिप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। जो है धीरे धीरे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सो द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ असेंशियल। तो ऐसे संसाधनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है अगर हम पीपल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें इन्हें बचाना होगा। ठीक है, हमें अपने नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा। क्या क्या है वो? फॉरेस्ट बचाने हैं, वाटर को पोल्यूट होने से बचाना है, ग्रासलैंड्स हमें अपने प्रोटेक्ट करने हैं, मरीन यानी कि जो हमारा जलीय जीवन है उसे हमें बचाना है, एग्रो इकोसिस्टम यानी जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है हमें उसे भी सुरक्षित करना है। इसको सबसे ज़्यादा आज के समय में हमें इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है ना? सो टुडे हमारा जो बहुत सारा इकोसिस्टम ऐसा है वो ग्रेट स्ट्रेस में आ चुका है। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम उसको कहते हैं जिसके अंदर अलग अलग वेराइटीज़, मतलब हर जगह का इकोसिस्टम सेम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ डेज़र्ट का इकोसिस्टम, तो जब मैं डेज़र्ट की बात करूँगी तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में सैंड आएगी। ठीक है, कि पूरा डेज़र्ट भरा हुआ है। जैसे राजस्थान का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डेज़र्ट ही है पूरा, वहाँ सैंड ही सैंड मिलेगी आपको, वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, छोटे मोटे श्रब्स मिलेंगे या फिर जितने भी कांटे लगे हुए जो पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, थॉर्नी बुशेस जिन्हें कहा जाता है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। बड़े बड़े जानवर भी हमें दिखाई नहीं देंगे। वाटर जो होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो हर जगह का इकोसिस्टम सेम नहीं होता है। डेजर्ट वाली जगह का इकोसिस्टम अलग होगा, हिली पार्ट का सिस्टम अलग होगा। इकोसिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वो वाले पार्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम आज के टाइम पर ग्रेट स्ट्रेस के अंडर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि या तो उनका ओवर यूज़ हो रहा है या फिर वो इनअफिशिएंट हो चुके हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन करना और उन्हें डिग्रेड करना आज के समय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है, नेशनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी। यानी कि विश्व भी इस समस्या को बहुत बुरे तरीके से झेल रहा है कि विश्व में ही संसाधन नहीं गिर रहे हैं, हमारे नेशनल लेवल पर भी संसाधनों में गिरावट आ रही है। यानी हमारे देश में जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं उतना ही विश्व भी समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, तो हर एक कंट्री को इसके लिए कोई ना तो कोई पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। सो मैनी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर इंट्रोड्यूस। ये पॉलिसीज़ क्या क्या हैं? दीज पॉलिसीज़ हैव टू टेक इनटू अकाउंट नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पॉलिसीज़ में ये लिखा गया है कि हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है? नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमें प्रेजेंट को भी ठीक ठाक रखना है और फ्यूचर जनरेशन की नीड और रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और उनके लिए हमें रिसोर्सेज का रिज़र्व रखना पड़ेगा इससे पहले कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए।
ठीक है। तो इंडिया, एक एग्जांपल ये है कि इंडिया ने जो पेट्रोल है उसके अंदर 2007 से ही मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया है कि 10% उसमें क्या मिक्स किया जाएगा, इथेनॉल मिक्स किया जाएगा, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल बन चुका है उसे मैनेज करने का, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल से मिलता है। ये जितना भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, हमें फॉसिल फ्यूल से, जो हमारे पास सप्लाई में कैसे हैं, लिमिटेड है। ठीक है, तो 10% इथेनॉल मिला देने से पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो जाती है और इससे हमारे फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें अपने लेवल पर भी अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखना होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए मैं आपको दे देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो। बिजली कैसे बनती है, पानी से। आप अपने घर में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा पानी लगेगा और पानी की खपत बढ़ जाएगी। इसीलिए अपने लेवल पर हम क्या करें कि हम जहाँ हमें ज़रूरत ना हो वहाँ के हम लाइट्स जो हैं उसके स्विचेस ऑफ रखें। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल आप समझें जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। आते हैं हम अगला ह्यूमन रिसोर्सेज पर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल। यानी कि जो लोग होते हैं, देश की जो जनसंख्या होती है, उनके नंबर्स को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे पास कितनी जनसंख्या है। और जनसंख्या में भी हमें क्या ध्यान देना होता है, उनका फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, यानी कि वो शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ और सक्षम है कि काम कर सकते हैं, और मेंटली एबिलिटी कितने होशियार हैं, कितने समझदार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं कि किसी भी काम को वो कितनी जल्दी सीख कर उसे ख़राब किए बिना ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनपुट्स ही बर्बाद करने लग जाएंगे तो हमें आउटपुट्स में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास संसाधन है उनका एफिशिएंट यूज़ केवल और केवल कौन कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, वो संसाधनों को बर्बाद करेगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो फिजिकली भी काम करना जानते हैं और मेंटली भी काम करना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज किया जाता है और उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और यही ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं वेरियस रिसोर्सेज को डेवलप करने में। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे तैयार होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बनते हैं नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो यही ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं, अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं नेचुरल मटेरियल को, किस में, वैल्यूएबल प्रोडक्ट या वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये शो हो जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज हैं। आप लोग भी बच्चों फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्सेज बनेंगे अगर आप प्रॉपर नॉलेज लें, अच्छी नॉलेज लें। ठीक है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो आपका भी देश के लिए डेवलपमेंट में जो भी योगदान है वो पूरा बनेगा। ठीक है, तो ह्यूमन क्वालिटी को इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना हम ह्यूमन क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास मोर एंड मोर क्रिएट होते रहेंगे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी हेल्थ पर, इनके एजुकेशन पर, इनकी ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो ह्यूमन रिसोर्सेज आर important to make best use of the other natural and man made resources, ह्यूमन रिसोर्सेज ही बेस्ट यूज़ करना जानते हैं नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज का। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड है रिसोर्सेज को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, वैरिड हो रही है। यानी समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, वो अपनी जो नीड्स है उसे लगातार और जटिल करता जा रहा है और उसे वैरिड और बढ़ाता चला जा रहा है। द मोर रिसोर्सेज वी यूज़ द मोर वी नीड देम। जितने संसाधन हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। जैसे एक समय में पहले कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे, लोगों को पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, और आजकल का शहर में आप देखते हो कि पक्के घर बन जाते हैं तो पहले एक पंखे की रिक्वायरमेंट होती है, धीरे धीरे कूलर की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है, फिर एसी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरीके से
जितना हम लोग रिसोर्सेज के बीच में घुसेंगे, उनका यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों की नीड जो है वो बढ़ जाएगी। सो इन दिस वे वी यूज़ दीज रिसोर्सेज ब्लाइंडली, हम अंधे होकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और मैन काइंड के लिए, मानव जीवन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये रिसोर्सेज अपनी लिमिट से पार चले गए इस्तेमाल करते हुए, बियॉन्ड द लिमिट चले गए, तो इसका जो भी खामियाजा होगा वो हमारे वातावरण को ही झेलना पड़ेगा। हमारे नेचुरल तरीके से बनाया हुआ इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए आज की नीड ये है कि हम प्रॉपर केयर, अटेंशन और मैनेजमेंट के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनकी केयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं डू यू नो में वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की ग्रेट वैल्यू है, क्योंकि पूरे चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम इनकी चारों कैटेगरी जान लेते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू एंड एथिकल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू। वो प्रोडक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार होते हैं और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा कोयला है, हमारा आयरन है, ठीक है, ये कॉपर हो गया, ये हमारे लिए हाईली इकोनॉमिक वैल्यू वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं हमारे लीगल वैल्यू। द एक्ट्स दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पोल्यूशन गिव लीगल वैल्यू टू दीज रिसोर्सेज। यानी कि जो कानून बन जाते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट किए गए हैं किसको कंट्रोल करने के लिए? एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं, वो हमारे लिए बन जाते हैं लीगल वैल्यूज़ ऐसे रिसोर्सेज पर। जैसे हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, उससे एयर और वाटर सब कुछ पोल्यूट हो रहा है, तो इसको हम देते हैं लीगल वैल्यूज़ रिसोर्सेज। तीसरे आते हैं एस्थेटिक वैल्यूज़, जो हमारी नेचुरल फीचर्स में रिसोर्सेज की ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, कितने ग्रीनरी शो करते हैं, जिससे कि चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, तो ये हमारे एस्थेटिक हो गए, ब्यूटी को बढ़ाता है। लेक्स वाली जगह है, हिलीज एरिया जो हमारे हैं, वो एस्थेटिक वैल्यू के एग्जाम्पल हैं। एथिकल वैल्यू में द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेचुरल पार्क एंड सेंचुरीज। नेचुरल पार्क और सेंचुरी जहाँ हमारे बर्ड्स हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो एंडेंजर्ड है, जो खतरे के निशान पर है, उन्हें बचाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल पार्क्स और सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहाँ आ जाते हैं? ये एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू जिसको हमें खुद समझना होता है कि सही और गलत क्या चीज़ है। सही गलत की पहचान हमें करनी है कि क्या हमें जानवरों को मार देना चाहिए, क्या हमें पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए, क्या हमें प्रकृति को विनाश के जो रास्ते पर है लेकर चले जाना चाहिए। तो ये हमारी एथिकल वैल्यू हमें बताती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आई होप कि आपको चारों वैल्यूज समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन का मतलब होता है केयरफुल मैनेजमेंट करना और कंट्रोल करना अपने रिसोर्सेज को, जिससे कि समय मिल सके उन्हें रिन्यू होने का और हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ कर सके। ठीक है, तो कुछ स्टेप हम ले सकते हैं कैसे कंजर्व करेंगे। हमें अपनी लाइफ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, यानी हमारे आसपास हमें जितनी भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर किसी चीज़ का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करें, नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को डैमेज होने को मिनिमाइज़ करें, कम से कम डैमेज होने या तो नहीं होने देना चाहिए हमें। ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहिए इंटरकनेक्शन कि इकोनॉमी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट, इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है। हमें अपनी सोसाइटी भी बचानी है, अपने देश की इकोनॉमी भी बचानी है और अपने देश के इन्वायरमेंट को भी बचाना है। ठीक है, इसलिए हमें कनेक्शन बना कर रखना होगा। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग करते रहिए, रिसोर्सेज को बहुत असेंशियल है। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग मतलब जो चीज़ हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय हम उन्हें घर के किसी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। जैसे प्लास्टिक जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, तो प्लास्टिक की जो बॉटल्स हमारे घर में आती हैं या कोई भी सामान हम प्लास्टिक का लेते हैं, उसको आप अलग अलग चीज़ों में यूज़ करना सीखें, जिससे कि हम उसे कचरा या गार्बेज
ना बनाए उससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। जो बारिश होती है उसका पानी बर्बाद चला जाता है। कई कई राज्य तो ऐसे भी है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वो अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाकर पानी को अपने स्टोर कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें मेंटेन करना है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि प्रेजेंट में भी संभालना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसे संभाल कर रखना है। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन आ जाती है कि हमें इसका मतलब पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर प्लानिंग से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देश का नहीं रोकना है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे लेकिन विदाउट डैमेजिंग इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। देश का विकास होता रहे लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए भी सपोर्टिव होना चाहिए। यानी कि आज तो हम अच्छी हवा ले रहे हैं, अच्छे वातावरण में जी रहे हैं, प्रदूषण ना के बराबर है, लेकिन आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमते हुए देख रहे हैं। ठीक है, हम पोल्यूशन नहीं बचा पा रहे हैं, पेड़ पौधों को कटने से नहीं बचा पा रहे हैं। आज हमने डेवलपमेंट कर दिया कि आने वाली पीढ़ी हमारी इस डेवलप दुनिया में जिएगी, खुश रहेगी, लेकिन हमने उनकी लाइफ उनसे छीन ली, उन्हें साफ वातावरण नहीं दिया, उन्हें प्योर एयर नहीं प्रोवाइड की है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान से रिसोर्सेज इस्तेमाल कीजिए। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करना सीखिए कि हम अपने लिए ही सेल्फिश ना बने, अपनी जनरेशन के लिए भी समझें। रिस्पेक्ट और केयर करें हमारे आसपास जितनी भी फॉर्म में लाइफ सरवाइव कर रही है। एक छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर एक बड़े से जानवर तक की लाइफ भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे हमें उनकी भी रिस्पेक्ट और केयर करना सीखना चाहिए। ह्यूमन लाइफ को, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए उसे करना है। ठीक है, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। हमारी अर्थ जितनी हरी भरी पहले थी, हमें उसे आज भी और आने वाले समय में भी उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए कंजर्व करना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को, उसकी कमी को हमें मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है, कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट या रिसोर्स ख़त्म ना हो, नष्ट ना हो। हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। ठीक है, कि हम क्यों करें, जब कोई और नहीं करता तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एटीट्यूड बदलना चाहिए। हम अपने से शुरुआत करेंगे तो हमें देखकर बाकी लोग भी इस सारी चीज़ों को समझेंगे। और प्रैक्टिस हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट की तरफ ही हमें अपने कदमों को मोड़ना है और अपनी प्रकृति को बचाना है। ठीक है, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हर कम्युनिटी इस रूप में तैयार रहे कि उसे अपने इन्वायरमेंट की केयर खुद ही करनी है। आप जिस कम्युनिटी में हैं, आप जहाँ रहते हैं, जिस तरीके से रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट आपका है, तो उसे बचाने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ा दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा दिया है, वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज समझा दिया, कंजर्वेशन कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम जो है वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।